नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये केमिस्ट्री के भी सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री की और साइंस की पहली चैप्टर थी क्लास 9 के लिए, मैटर इन अवर सराउंडिंग, वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो उसका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ पिन कमेंट में सारे ही प्लेलिस्ट के लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, उसी को हम लोग थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में डील करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और पहले ही, इस चैप्टर का मतलब क्या, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर तो हम लोग समझ गए थे पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैटर क्या था, वैसा चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका सर्टेन मास हो, सर्टेन वॉल्यूम हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। चाहे वो एक वाटर बॉटल हो या एक ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो, सब क्या है, मैटर। वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, एवरीथिंग इज मेड अप व्हाट ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो मैटर होते हैं वो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं ना। तो अलग अलग पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो जो मान लेते हैं हम लोग, एक सॉइल लेते हैं और एक हम लोग ले लेते हैं एयर। ठीक है, तो ये दोनों ही मैटर है। तो दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, है ना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई मैटर प्योर है या इम्प्योर है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वही चीज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो जैसे पहला ये फोटो आपको देख के समझ आ रहा होगा, ये मार्केट में अक्सर बिकते हैं, है ना। प्योर आयोडाइज्ड सॉल्ट, प्योर देसी देसी घी जिसको शुद्ध देसी घी कहते हैं, फिर मिल्क, है ना। तो ये एक लेमन के लिए, तो कॉमन इंसान के लिए तो सबको लगेगा कि ये जो प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई चीज अडल्ट्रेशन नहीं की गई है ना, कोई चीज मिलावट नहीं किया गया। तो ये सब अगर ऐसा दिखा रहता है तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग को लगता है प्योर है। लेकिन एक साइंटिस्ट के व्यू से देखेंगे या फिर एक जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के व्यू से देखेंगे, तो ये सारे ही जो चीज है वो बेसिकली क्या है, वो प्योर नहीं है। ठीक है, जो मिल्क है, मिल्क इज नॉट प्योर। ठीक है, मिल्क में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, तो मिल्क में बहुत कुछ होता है। उसी तरह से घी, क्योंकि घी कैसे बनता है, वो मिल्क से ही बनता है ना। फिर नमक हो गया, जरूरी नहीं है कि ये प्योरली, नमक में सिर्फ NaCl ही तो नहीं है, उसमें और भी कुछ प्रेजेंट हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है ना। तो दिस इज नॉट प्योर फ्रॉम द केमिकल एक्सपर्ट व्यू से। लेकिन एक कॉमन इंसान की तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे ही अडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब प्योर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर सेम इन द केमिकल नेचर, है ना। तो साइंटिस्ट कब खुश होगा, कि वो प्योर कब होगा, जब जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सब सेम हो। ठीक है, उसका जो केमिकल ओरिजिन हो, जो केमिकल नेचर है, वो अगर सेम रहेगा, तभी एक साइंटिस्ट या केमिकल एक्सपर्ट बोलेगा कि हाँ, ये जो चीज है वो प्योर है, अन्यथा उसको प्योर नहीं कहेगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये सब चीज हम लोग एग्जांपल्स देंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्सटेंस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैटर जो है, हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को ही कहा जाता है मिक्सचर्स। ठीक है, इसी को ही मिक्सचर्स कहा जाता है। तो प्योर सब्सटेंस भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, एंड अनदर इज कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है या मिक्सचर्स है, उसको भी हम लोग दो दो अलग हिस्से में पढ़ेंगे, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, ये भी हम लोग
पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें सब्सटेंस क्या होता है बेसिकली। तो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, ठीक है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, ठीक है। मैटर जो है, कोई भी मैटर बनता है तो वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है ना। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, उसको ही हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। उसको हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते, उसको और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल जो है उसको एटम्स कहा जाता है। लेकिन फिर हम लोग बहुत सारे, ये तो डाल्टन ने कहा था, लेकिन बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जनरली जनरली हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर जनरली कहा जाए तो उसे हम लोग सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। जनरल टर्म्स में कहा जाए तो जो फिजिकल प्रोसेस है हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैटर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये तो पता चल ही गया है। अब हम लोग एक एक सबको सिंगल सिंगल लेकर समझेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? The substance that consists of only one type of particles is called pure substance, ठीक है। जैसे कि डायमंड, सॉल्ट, सल्फर, टिन, है ना। तो ये भी क्या है, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस भी मैंने बताया कि ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर के एंड में दिया गया है, तो मैं इसको एंड में समझाऊंगा। बस आप ये जान लीजिए कि प्योर सब्सटेंस वो चीज होता है जिसमें जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो भी जिससे भी वो बना हुआ है वो सब सेम टाइप का है, ठीक है। तो उस सेम सब्सटेंस से बना हुआ उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। डायमंड जो है, डायमंड बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे एलोट्रोप क्या होता है। सॉल्ट, ठीक है। फिर सल्फर क्या है, एलिमेंट है। टिन क्या है, वो भी एक एलिमेंट है ना। फिर अगर ले लिया जाए एग्जांपल H2O, H2O क्या है, कंपाउंड है, वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया। अब मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर बेसिकली व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू ईच अदर, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, है ना। तो मिक्सचर फॉर्म होता है कैसे? तो अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लिया जाए, जो मिक्सचर्स हम लोग जनरली हम लोग खाते हैं या जो हम लोग भेल पूरी खाते हैं, उसमें अलग अलग चीज डले होते हैं, है ना। मुरमुरा, फिर जो मिक्सचर्स होते हैं, फिर बहुत सारे जूस होते हैं, सॉस होती है ना। तो वो क्या है, वो जनरली मिक्सचर अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनाया गया। फिर जो घर में हम लोग सब्जी मसाले यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, वो एक तरह से मिक्सचर ही है, ठीक है। तो मिक्सचर्स जनरली हम कह रहे हैं, तो व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू ईच अदर, अ मिक्सचर इज फॉर्म। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लेमोनेड, नींबू पानी, है ना। नींबू पानी भी बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि लेमन जूस, नींबू का रस तो ही है, चीनी, नमक, पानी, और भी बहुत कोई है, और भी पुदीना वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो क्या है, लेमोनेड जो है वो एक हो गया मिक्सचर। अब हमें इतना तो बेसिक चीज पता चल गया कि कौन मिक्सचर है और कौन प्योर सब्सटेंस है। तो बताइए कि इनमें से कौन प्योर होगा, कौन सा मिक्सचर होगा। वाटर क्या होगा, वाटर मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस? तो वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। फिर देन कॉपर, कॉपर इज अ एलिमेंट, सो कॉपर विल बी अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर चॉकलेट केक, तो चॉकलेट केक जो हो गया वो सब क्या है, वो एक मिक्सचर है, बहुत कुछ उसमें मैदा, एसेंस, वनीला एसेंस, फिर चीनी, बहुत कुछ और भी ऐड किया जाता है। तो ये हो गया चॉकलेट केक, ठीक है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अनदर एन एलिमेंट, ठीक है। तो वो भी प्योर सब्सटेंस में आएगा। सॉइल क्या है, तो सॉइल इज बेसिकली अ मिक्सचर, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है ना। उसमें सॉइल में सैंड तो प्रेजेंट होता ही है, जो होता है, उसके बाद ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एटमोस्फेयर, एयर प्रेजेंट होता है, पानी भी प्रेजेंट होता है ना। तो सॉइल इज व्हाट इज, सॉइल इज अ मिक्सचर। एयर, एयर क्या है, तो एयर भी एक मिक्सचर है, उसमें भी अलग अलग हमें गैसेस पता होता है, जो एटमोस्फेयर में गैस प्रेजेंट है वो भी अलग अलग कंसेंट्रेशन में है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन मिक्सचर है, कौन प्योर सब्सटेंस है। ये आसानी से, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कई कई स्कूल में ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन मिक्सचर है और कौन प्योर सब्सटेंस है और क्यों कहा जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो पता होना चाहिए क्यों कहा जा रहा है, रीजन भी जानना जरूरी है इसका। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आ जाते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स।
फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर मान लेते हैं जैसे कि हम लोग ORS बना रहे हैं। ठीक है, ORS जब लूज मोशन डायरिया होता है तो हम लोग जनरली इनटेक करते हैं फ्लूइड की कमी की वजह से। तो उसमें क्या होता है, पानी होता है बेसिकली, और पानी के अंदर हम लोग उसमें चीनी और नमक ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग चीनी और नमक को घोल देते हैं तो ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि नमक और चीनी कहाँ गया, वो पानी के अंदर में ऐसे घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो वैसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, वेयर ऑल द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस मिक्स अप यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और उसको क्या है कि हम लोग दोबारा से अगर जो ORS बनाए हम लोग उसमें क्या है, हम लोग उसमें अलग अलग नहीं कर सकते, चीनी नमक और पानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं किया जा सकता उसको, हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू में उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर सच मिक्सर इन विच कंपोनेंट मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये होमोजीनियसली मिक्स्ड अप हो चुका है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन में ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन लेमनेड व्हाइल समवन एल्स ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेड, स्टिल लेमनेड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। हाँ, किसी किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम, तो वो चाहे 2 चम्मच ऐड करे या 1 चम्मच ऐड करे, वो तो नींबू पानी ही रहेगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन जो है, रेशियो ऑफ द कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, किसी में आप 1 चम्मच ले रहे, किसी में 2, किसी में 3, तो कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है जो हमारा, वो होमोजीनियस ही रहेगा। ठीक है, तो होमोजीनियस के बारे में तो पता चल गया। अब हेट्रोजीनियस क्या है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स उसे कहते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसॉल्व या कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट जो शीशे वाली ग्लास है उसमें आप पानी रख लीजिए और उसमें क्या कीजिए, गार्डन से अपना मिट्टी ले लीजिए, 2-3 चम्मच उसमें मिट्टी डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए। ठीक है, तो वो क्या, वो पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है। लेकिन उसको मिक्स कर देंगे, फिर भी अगर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स है, हेवियर पार्टिकल्स है, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर में क्लियर आपको पानी नजर आने लगेगा, है ना। तो हम उसको आराम से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक, है ना। बाय द फिल्ट्रेशन टेक्निक हम लोग उसको अलग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे हैं, और हम लोग उसको आसानी से कोई भी फिजिकल मेथड से हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस, मोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो आप फिर से एक बार डिस्टिंक्शन देख लीजिए, डिफरेंसेस। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, तो दे हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर होमोजीनियस मिक्सचर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है या कंपोनेंट्स है वो उसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में फिजिकल मेथड्स सीखे होंगे, जैसे हैंड पिकिंग टेक्निक, सीविंग टेक्निक, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब क्या है, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये आपने जूनियर क्लासेस पढ़े होंगे, और जो पुरानी एनसीईआरटी बुक थी उसमें भी ये दिया गया था, जो न्यू एनसीईआरटी बुक में उसको हटा दिया गया, इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। फिर अनदर पॉइंट इज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, है ना। लेमोनेड में हम लोग क्या देख पाते हैं कि नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, नहीं देख पाते। लेकिन वही अगर जब हम लोग एक ग्लास में मिट्टी डाल दिए तो हम लोग अलग अलग मिट्टी के पार्टिकल्स को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मतलब द मिक्सचर इज अ सिंगल फेज थ्रू आउट, है ना, क्योंकि वो होमोजीनियसली मिक्सड अप हो गया है, तो पूरा एक सिंगल फेज, उसका पूरा जो कलर होगा या पूरा वो कंप्लीटली सेम होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, डिफरेंट लेयर्स बन जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ऑयल और वाटर को अगर हम लोग मिक्स करना चाहेंगे तो जो भी हेवियर
डेंसिटी होगी वो नीचे सेटल आउट हो जाएगा, और ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो दोनों अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन नींबू पानी को हम लोग क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं, या फिर मिल्क और पानी को सेपरेट आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये मेन मेन डिफरेंसेस हैं, और ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। द मेन डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तो बाकी जो पहले आगे पढ़ने वाले हैं उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मिक्सचर्स के बारे में समझ आ गया। अब मिक्सचर्स क्या है, तो मिक्सचर्स भी फर्दर दो डिवाइडेड है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वो है एक है सॉल्यूशंस और दूसरा है कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग उसको भी डील करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देख सकते हैं मिक्सचर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो मिक्सचर में हम लोग ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा। होमोजीनियस मिक्सचर वो अगेन डिवाइड हो जाता है सॉल्यूशन में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो अगेन डिवाइड हो जाता है सस्पेंशन एंड कोलाइडर में। तो हम लोग पहले होमोजीनियस का हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ही सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ये सॉल्यूशन है, जहां पर मिक्सिंग जो है वो यूनिफॉर्मली हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इनटू लिक्विड। अगर आप जैसे कि वो पानी में हम लोग इंक डाल देते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। या फिर अगर हम लोग जो उजाला डालते हैं, है ना, जो ब्लू कलर का होता है कपड़ों के लिए होता है, उसमें वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सॉलिड इनटू सॉलिड, जैसे एलॉयज हो गया, हम थोड़ी देर में आएंगे एलॉयज क्या होते हैं। फिर गैस इनटू गैस, एयर एग्जांपल। फिर सॉलिड इनटू लिक्विड, जैसे हम लोग पानी में चीनी डाल देते हैं। या सॉलिड इनटू गैस, जैसे कि हाइड्रोजन एंड मेटल्स का। एंड लिक्विड इनटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। ये सारे ही एग्जांपल है सॉल्यूशंस के। ठीक है, इन सबको आप मिक्स करेंगे तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, फिर एलॉयज क्या होता है, तो एलॉयज बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स भी हो सकता है, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मेटल्स मेटल्स का भी हो सकता है, या फिर मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स का भी बन सकता है अलॉय। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, सॉलिड सॉलिड है ना। तो यही मैं कह रहा था, सॉलिड इनटू सॉलिड। तो alloys are basically a homogeneous mixtures of different metal or non-metals and metals that cannot be separated each out from using any physical process। ठीक है, और उसको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ब्रास। ब्रास किससे बना होता है, तो कॉपर एंड जिंक से बना होता है। कॉपर एंड जिंक से बना होता है। तो क्या हम लोग अगर जब एलॉय बन गया, ब्रास बन गया, तो क्या हम लोग कॉपर और जिंक को अलग कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। फिर ब्रोंज, जो ब्रोंज मेडल मिलता है उसमें क्या होता है, कॉपर एंड टिन होता है, एसन। ठीक है, स्टेनस। तो ये दोनों ही अलग अलग कॉम्पोजिशन में है, देख सकते हैं 12%, किसी में 50%, है ना। तो ये सब क्या है, ये है अलॉय। अलग अलग टाइप ऑफ अलॉयज होता है। आप क्लास 10 में भी अलॉयज के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मेन जो बेसिक चीज थी अलॉय के बारे में वो आपको पता चल गया कि अलॉयज आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी फिजिकल मेथड्स। एग्जांपल आप ब्रास एंड ब्रोंज लिख सकते हैं। फिर सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सॉल्यूशन में दो टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम आपने सुना होगा, एक को बोलते हैं सॉल्यूट एंड एक दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है वो दो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है, इसमें ये दो सब्सटेंसेस से बने हैं, एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, सॉल्वेंट जनरली होता है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कोई चीज ऐड कर रहे हैं, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, पानी में हम लोग जैसे चीनी ऐड कर रहे हैं या नमक ऐड कर रहे हैं, तो पानी जो है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। या पानी में हम लोग अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, पानी जो है हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है। वही सॉल्यूट क्या होता है, तो ये छोटे अमाउंट में होता है, वो सब्सटेंस जो हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं ताकि एक सोल्यूशन फॉर्म हो। ठीक है, और उसका जो अमाउंट होता है कम होता है। जैसे अगर हमें नींबू पानी बनाना है तो उसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो वो वाटर हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग सॉल्यूट डाल रहे हैं वो होगा लेमन जूस, शुगर, है ना, फिर नमक, ये हो जाएगा सल्यूट हमारा। ठीक है, तो
ये होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है लार्जर अमाउंट में होता है, जनरली देखा गया, एंड सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है, ठीक है। या कुछ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सारे ही एनसीईआरटी बुक में दिया गया। जैसे मैंने बताया सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें क्या है, शुगर जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया एंड वाटर इज अवर सॉल्वेंट। सिमिलरली टिंचर ऑफ आयोडीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। तो आयोडीन क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया, एंड अल्कोहल इज अवर अवर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अल्कोहल जो हो गया सॉल्वेंट हो गया। टिंचर ऑफ आयोडीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स के हिसाब से अगर कट वुट जाता है, कहीं पे चोट उट लग जाता है, तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन बेसिकली आयोडीन इन अल्कोहल। फिर एरेटेड ड्रिंक्स जो होता है, सोडा वाटर या फिर जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली पीते हैं, वो भी क्या है, वो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग गैस ऐड करते हैं बेसिकली, ठीक है, वाटर में। तो जो वाटर हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो सॉल्यूट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अलग अलग फेस है। कहीं पर सॉल्यूट सॉलिड है, कहीं पर सॉल्वेंट, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट होगा वो ज्यादातर लिक्विड ही होता है। जनरली जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो लिक्विड ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे लेकिन ज्यादातर सॉल्वेंट्स आर लिक्विड ओनली, ठीक है। जैसे सब केस में देख लीजिए, अल्कोहल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, यहाँ पर भी वाटर लिक्विड है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी केसेस है, जैसे कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है, वहां पर सॉल्वेंट भी गैस ही है और सॉल्यूट भी गैस है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज 21%, 78% इज नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अदर अदर जो नोबल गैसेस होते हैं वो सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, ये कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जस्टिफाई योर आंसर, व्हाई एयर इज कॉल्ड अ मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, और वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। और जो अलग अलग इंडिविजुअल गैसेस है उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए सॉल्यूट सॉल्वेंट के। अब हम लोग जान लेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो वो बहुत सिंपल है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो पता चल गया। फिर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी वेरी स्मॉलर, उसकी जो साइज होती है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹मीटर। तो सोच सकते हैं कितना छोटे छोटे होते हैं, दैट इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए इतनी छोटी होती है कि हम लोग नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं, इसको ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो हम लोग थोड़े टाइम में ही आएंगे टेंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि अगर हम लोग लाइट की बीम पास कराएंगे तो वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हमें नो टेंडल इफेक्ट इज फाउंड, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है, तो हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल, है ना। तो जैसे नींबू पानी हो गया, उसमें अगर हम लोग उसको एक बार वो मिक्स अप हो गया, नमक चीनी जो भी है सब मिक्स अप हो गया, तो क्या हम उसको उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं, क्या वो सेटल डाउन होता है, तो नहीं होता। तो वैसे सोल्यूशन जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, और जो सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, उसको स्टेबल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी मैं ऐड कर रहा हूँ, व्हाट आर स्टेबल सोल्यूशन। तो स्टेबल सॉल्यूशंस आर बेसिकली अ सोल्यूशन इन व्हिच पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ वी लीव द सोल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल नहीं, दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मडी वाटर, ठीक है, पानी में अगर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं तो कुछ देर बाद अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सेटल डाउन हो जाता है, तो वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट अ स्टेबल सोल्यूशन। लेकिन लेमोनेड जो नींबू पानी है वो क्या है, वो एक स्टेबल सोल्यूशन है, क्योंकि वहां पर कोई सेटलिंग डाउन का कोई भी कुछ नहीं हो रहा। तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए स्टेबल सोल्यूशन आर होमोजीनियसली स्प्रेड आउट होते हैं, होमोजीनियसली मिक्सड अप होते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है,
तो स्टेबल सॉल्यूशन का पता चल गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बेसिकली तो दो ही होते हैं कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप 1 लीटर पानी ले लिया है और उसमें बस 1 ग्राम हम लोग नमक ऐड कर दिए, तो वहां पर क्या होगा, उस नमक का कुछ वो नेग्लिजिबल होगा पानी के कंपैरिजन में। तो वो एक चिटकुट नमक से कुछ फर्क पड़ेगा उस पानी को, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट कहेंगे, जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है बहुत कम है, या सॉल्यूट की जो मात्रा है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट का मात्रा, ठीक है। तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन उसी के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, मान लेते हैं कि आप 1 गिलास पानी लिया है, उसमें क्या कर रहे हैं, 10 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसमें क्या है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो a solution in which we add more solute and it has not achieved its saturation level। saturation level भी आप आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि अगर बहुत देर तक हम लोग लगातार 2-3 घंटा पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, बोलते हैं ना सैचुरेट हो गया। तो वही चीज है कि अगर हम लोग एक पानी में, एक सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं, एक पॉइंट आएगा जहां पर और सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता, तो उस पॉइंट को बेसिकली सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कहता है। If we go on adding the solute in a solution, there comes a point when no more solute cannot be dissolved in the solution. That point is basically called as saturation point of the solution, ठीक है। तो जब तक वैसे अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो सैचुरेशन लेवल अभी तक अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही बेसिकली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली सेम है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन सेम है, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ठीक है। उसमें और हम लोग सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। और इस केस में क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। मान लेते हैं कि आप 1 गिलास पानी में उस 5 चम्मच ही मैक्सिमम नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर में। लेकिन क्या हम लोग 1 गिलास पानी में हम लोग क्या 6 चम्मच या 7 चम्मच नमक ऐड कर सकते हैं? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो भी चेंज होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको डेफिनेशन वगैरह आता है तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन in which no more solute can be added since it is already dissolved the maximum amount of solute at a particular temperature, and this all are taking at a particular temperature, so that's are called basically saturated solution, ठीक है। अब solubility क्या होता है, तो ये भी एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दीज टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब वही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा, उसको मेनली सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हर गैस का ही डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी अलग होगा, है ना। तो amount of solute present in the saturated solution at a particular temperature is called its solubility, ठीक है। और solubility जो है वो टेम्परेचर के साथ वैरी होता है। तो ये सारे चीज जो है, solubility बहुत ज्यादा डिटेल में तो दिया नहीं है एनसीईआरटी बुक में, तो मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो solubility समझ आ गया। अब कंसंट्रेशन बेसिकली, और उसको किस तरह से हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, उसको कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, परसेंटेज, जिसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, परसेंटेज, ठीक है। तो वही कंसंट्रेशन होता है। तो इसको हम लोग 3 अलग अलग चीजों फॉर्मूलेज हैं। तो पहला है, आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत सारे मेडिसिन में ऐसे दिया होता है, ठीक है ना, M/M, या फिर ऐसे भी दिया होता है M/V, या फिर V/V, ऐसे करके लिखा होता है, देखिएगा आप
गौर से। तो ये क्या है, तो मास बाय मास परसेंटेज, मतलब हम लोग जो सॉल्यूट ले रहे हैं उसका भी हम लोग मास ले रहे हैं, और जो सोल्यूशन है वो भी एक मास में ही है, मतलब ग्राम में ले रहे हैं। मास ऑफ द सोल्यूट जो है वो भी ग्राम में है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन वो भी ग्राम में है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज, और परसेंटेज मतलब इंटू 100 करना ही है। फिर सेकंड है मास बाय वॉल्यूम। उसमें क्या होता है, हम लोग जो सॉल्यूट है वो तो ग्राम में है, ठीक है, जो सॉल्यूट जो है वो तो ग्राम में है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है। ठीक है, वो वॉल्यूम में है, उसको हम लोग वॉल्यूम में कहेंगे तो वो मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं मास बाय मास परसेंटेज का। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग चावल में, राइस में चीनी ऐड कर देते हैं, शुगर। ठीक है, तो अगर हमें राइस का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइस का जितना वेट है डिवाइडेड बाय द टोटल वेट ऑफ राइस प्लस शुगर इनटू 100, बेसिकली ये करेंगे तो हमारा राइस का परसेंटेज पता चल जाएगा। सिमिलरली हम लोग शुगर का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन आर बोथ इन ग्राम्स, दैट इज मास में, लेकिन मास बाय वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वहां पर जो सॉल्यूट है वो तो मास में है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो तो ऑब्वियसली मिलीलीटर में होगा। जैसे हम लोग चीनी ऐड कर रहे हैं पानी में, तो ठीक है, तो चीनी जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया, ग्राम में हो गया, और पानी जो हो गया वो मिलीलीटर में हो गया। तीसरा जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग वी बाई भी लिखते हैं। जैसे कि हम लोग एक पानी में हम लोग लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, या फिर पानी में हम लोग इंक ऐड कर रहे हैं, तो इंक जो सॉल्यूट है वो भी पानी है, लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोग रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सेकंड पार्ट में, जो मैं इससे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो सेकंड पार्ट जब आएगा उसमें भी आप क्लैरिटी आपको पूरी तरह से मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। थियोरेटिकल पढ़ने जाएंगे तो उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तो अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन बेसिकली आप समझ सकते हैं दैट इज परसेंटेज। ठीक है, अब वो मास बाय मास में भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बहुत सारे मेडिसिन में बेसिकली जो लिक्विड जेल्स वगैरह आती है ना, जैसे वॉलिनी की जेल हो गई, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या फिर मास बाय वॉल्यूम, तो वो क्या शो करता है कि सॉल्यूट कौन सा फिजिकल स्टेट में है, सॉल्वेंट कौन सा फिजिकल स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही सॉलिड सॉलिड है। यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, एक यहाँ पर क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम है, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है। तो यही शो करता है बेसिकली। कंसंट्रेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे मिक्सचर का, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, वो है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग पढ़ने वाला है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैनर, इसीलिए हम लोग इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं ना। तो सस्पेंशन आर बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हम लोग बहुत बार एग्जांपल दे सकते हैं, जो मडी वाटर होता है, पानी में अगर हम लोग उसमें सॉइल डाल देते हैं तो वहां पर क्या है, वो होमोजीनियसली मिक्सड अप नहीं होता, उसको हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। फिर जो हेवी पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन हो सकता है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, दैट इज बाई द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यही सारे प्रॉपर्टीज है ना, तो यही सारे प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। वही चीज है कि सस्पेंशन इज बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेकेड आइज, मतलब इसका जो साइज है, साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वो काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशंस, है ना, तो इसीलिए इसका साइज ज्यादा है। फिर वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, मतलब इसमें हम लोग टिंडल इफेक्ट होता है, दिख सकता है फेनोमेना, क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका साइज काफी बड़ा है, इसीलिए हम लोग टिंडल इफेक्ट इसमें देख सकते हैं। फिर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो ये सेटल डाउन हो जाता है, तो और उसको हम लोग सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए सस्पेंशन को हम लोग अनस्टेबल अनस्टेबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अनस्टेबल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या था, वो स्टेबल सॉल्यूशन था, बट सस्पेंशन इज अनस्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में, या कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है,
तो सस्पेंशन हो गया। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है ना, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइड इज अ यूनिफॉर्मली solution of two or more substance. The particles are relatively very small and the solutions appear to be homogeneous mixture but not. ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस है किंतु ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जांपल जैसे मिल्क, मिल्क ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैट्स है, प्रोटीन्स है और भी कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, पानी भी प्रेजेंट होता है मिल्क में, तो इसीलिए मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड जो होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में होते हैं, ये दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, तो कोलॉइडल्स बीच में आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स क्या है, तो कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, इसके भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो भी काफी छोटे होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े जरूर होते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा होता है सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन के बाद होता है कोलॉइड्स, एंड सबसे बड़ा किसका होता है, तो सस्पेंशन का होता है। तो सस्पेंशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। कोलॉइड्स को हम लोग नहीं देख सकते विद द नेकेड आई, सॉल्यूशन को तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। तो क्या होगा, कोलॉइड्स में भी हम लोग को टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। जब हम लोग एक बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा से नहीं दिखने वाला। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में तो दिख रहा था। ठीक है, कोलॉइडल्स में थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि इसको हम लोग, इसका जो पार्टिकल्स का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्यूशन से बड़ा है, तो इसीलिए इसमें हम लोग को टिंडल इफेक्ट नजर आ जाता है। फिर कोलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर, तो देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी किसका है, ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। तो कोलॉइड जो आते हैं बेसिकली सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में आ जाता है, यही मैं बोल रहा हूँ। बट स्टेबल तो है, बट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, सेटल डाउन नहीं होता है। फिर वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बजाय हम लोग दूसरा फिजिकल मेथड यूज करेंगे, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कोलॉइड जो होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि ये जिस इसके प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशन से भी मैच करते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज सस्पेंशन से भी मैच करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में दिया रहता है कि ये टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स तो करते हैं, ठीक है, सस्पेंशन का नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप, तो इसके प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें भी टिंडल इफेक्ट होता है, तो टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं इस फोटो से ही आपको क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन से क्या होता है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है बहुत बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स में है, तो इसीलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज थोड़े बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो इसमें टिंडल इफेक्ट होता है। सस्पेंशन में भी काफी बड़े है तो इसमें भी हो जाता है। तो दोनों में ये इसमें टिंडल इफेक्ट होगा, लेकिन इस वाले में नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइड, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द सॉल्यूशन। तो इस फेनोमेना को ही कहा जाता है, जब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं बीम ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग जो होता है उसी को मैंने टिंडल इफेक्ट कहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटे से, अगर एक डार्क रूम है, अंधेरा रूम है, और उसमें एक छोटे से खिड़की से, एक छोटे होल से लाइट एंटर कर रहा है, तो जो रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसके कारण क्या होगा, इसमें टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। उसी तरह से एक फॉरेस्ट में भी, एक डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारा वाटर वेपर एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो उस कारण से क्या होता है, तो वहां पर मिस्ट फॉर्मेशन होती है। तो मिस्ट के कारण क्या होता है, तो वहां पर अगर बीम ऑफ लाइट सुबह सुबह गिरती है तो वहां पर भी टिंडल इफेक्ट दिखती है। ठीक है, तो ये दोनों प्राइम एग्जांपल होते हैं टिंडल इफेक्ट के। ठीक है, तो ये मेनली कोलॉइडल्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, हम लोग सस्पेंशन में भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सस्पेंशन में भी होता है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुक में दिया रहेगा कि सिर्फ कोलॉइड्स में होते हैं, ऐसा नहीं है, सस्पेंशन में भी होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे, जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो टिंडल इफेक्ट आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स हम लोग
किस बेसिस पे करेंगे, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अलग अलग टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग सोल्यूशन के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड कर बोल रहे थे, इसमें हम लोग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। तो जिस तरह से सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट कह रहे थे ना, उसमें हम लोग कॉलर्ड्स में बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या बोलते हैं, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड कोलॉइड्स, एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे एंड सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम। और ये जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से 1 मार्क्स के बनते हैं, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि एरोसोल्स देख सकते हैं, दो है यहाँ पर, डिस्पर्स फेस्ड और डिस्पर्सिंग मीडियम दिया हुआ है। तो एक में लिक्विड इनटू गैस है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है। तो हवा में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, फॉग जैसे ठंडियों के टाइम में ये सब मेनली होता है, या क्लाउडी वेदर होता है तब, या फिर गैस में अगर सॉलिड कोई डिस्पर्स्ड फेस है, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट जो होता है, ठीक है, जो धुआं होता है चिमनी से जो निकलती है। फिर फोम, फोम भी एक टाइप ऑफ है कोलॉइड्स, जिसमें लिक्विड हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम में और गैस हो गया डिस्पर्स फेज जिसमें, जैसे कि एग्जांपल सेविंग क्रीम। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसके बारे में दे दिया जाएगा, एरोसेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सोल क्या होता है, जेल क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होता है, आपको ये दिया रहेगा। आपको बताना है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, और आपको एग्जाम्पल भी 2-3 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको जस्ट याद ही करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए, सारे एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फोम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टाइम आता है वो इमल्शन आता है, ठीक है, इमल्शन, एरोसोल, ठीक है, फिर सोल, ये सब बहुत ज्यादा एग्जाम में दिए जाते हैं। एंड सॉलिड सोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब क्या है, जो एलॉय वाला केस में बता रहा था, डिस्पर्स्ड फेज भी एंड डिस्पर्सिंग मीडियम भी, ये दोनों ही सॉलिड सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड सॉलिड जैसे कि एलोवेरा जेल होता है, ठीक है, उसमें लिक्विड हम लोग डाल देते हैं सॉलिड में, तो वो हो गया जेली, चीज, बटर, ये सब चीजें। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, वो है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ऑब्वियसली जूनियर क्लासेस में भी आपने बेसिक बेसिक तो पढ़ा ही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, वैसे प्रॉपर्टीज जो हम लोग, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उससे उसको हम लोग बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि रिजिडिटी हो गया, कलर, हम लोग देख, इस मेटल का कलर देख के बताएंगे कि हाँ ये पीला है या ग्रे है, कौन सा कलर है। फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज, ठीक है। When we convert a substance from one state to another, such a solid into a liquid or a vice versa. Example जैसे मान लेते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में भी मैं बताया था, जैसे वाटर, वाटर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर वेपर बन जाएगा, है ना। वाटर वेपर, वाटर वेपर बन जाएगा, और उसको ठंडा करेंगे तो हम लोग सॉलिड, सॉलिड में आइस बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट अलग अलग है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पर गैस है, ठीक है। तो इसको ही फिजिकल चेंज कहते हैं यहाँ पर, बट इसका कंस्टिट्यूएंट, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो तो सेम है, चाहे वो आइस हो, वाटर हो, या वाटर वेपर, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम है, बट इसका फिजिकल स्टेट जो है, इसका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें केमिकल नेचर का कोई भी चेंज नहीं होगा, और ये सारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो काफी ज्यादा रिवर्सिबल होते हैं। हम लोग सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, या गैस से हम लोग सॉलिड भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं बता दिया, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, है ना। बट केमिकल चेंज क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उसके आयंस, एटम्स के बारे में ज्यादातर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, जहां पर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग पेपर को जला दे रहे हैं, तो अगर पेपर को जला देंगे तो वो राख में बदल जाएगा, ऐश में बदल जाएगा। ऐश क्या हम लोग दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है,
केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल बट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, हम लोग इसीलिए रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसके जो एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर क्या था, ये पेपर था, है ना, पेपर था ये, और बना क्या, एस, है ना। तो देख सकते हैं एक नया ही प्रोडक्ट बन चुका है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज बहुत बार आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैं दोबारा से नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, तो बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, जो मैं बता रहा था। तो प्योर सब्सटेंस जहाँ पर जो इसके कंपोनेंट्स है वो एक ही टाइप, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, वो है एक एलिमेंट एंड एक है कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट बेसिकली डेफिनेशन किसने दिया था, तो एंटोनी लॉरेट लेविसियर, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, लेविसियर ने दिया था कि एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down further into element by chemical reactions। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसको हम लोग और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते बाई एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बाई एनी केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स भी फर्दर और भी कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, और 11 12 में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो मेटल जैसे जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, गोल्ड, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स का जो लस्टरस होता है, शाइनी होता है, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, काफी चमकते हैं। फिर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर का यूज होता है। सिल्वर तो काफी महंगा है, लेकिन कॉपर एंड सिल्वर का यूज होता है। मेटल्स का कलर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वैरी करता है, सिल्वर, ग्रे एंड गोल्ड, येलो, यही कलर होता है। फिर उसको हम लोग मेटल्स को हैमर से मार मार के उसको एक पतला सा थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैलिएबिलिटी कहा जाता है। और ये बेसिकली गोल्ड सिल्वर में किया जाता है ज्वेलरीज बनाने के लिए। फिर हम लोग मेटल्स को वायर के शेप में भी बदल सकते हैं, जिसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी पता होना चाहिए। ये कॉपर में होता है, अलग अलग मेटल्स का किया जाता है। फिर मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, अगर मेटल्स को हम लोग हिट करते हैं तो एक साउंड आता है, जिसको सोनोरस, है ना, सोनोरस इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में जो स्कूल्स के जो बेल्स होती थी, वो एक लोहे की पट्टी होती थी, उस पे एक दूसरे मेटल से मारा जाता था। ठीक है, तो अब तो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम हो चुका है। तो ये सारे बेसिक बेसिक मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं, आपने ये बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारे पता नहीं है, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी में। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, तो जैसे कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सोनरस भी नहीं होते, लस्टरस नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, मैलिबिलिटी नहीं होते। इनके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। फिर मेटलॉइड जो होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीन ही एग्जांपल्स है, ज्यादा नहीं है। तो इनका जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनमें है, दोनों ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। फिर कुछ कुछ क्विक फैक्ट्स जो बेसिकली आपके बुक में दिया गया था, एनसीईआरटी बुक में, वो मैं ऐड किया हूँ। कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, लगभग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरली होते हैं, रेस्ट जो है वो मैनमेड्स हैं। ठीक है, और जितने मेजरली जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं। बहुत सारे ऐसे में है जो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर 11 एलिमेंट्स एक्ट एज अ गैसियस स्टेट, है ना। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेज में होता है। फिर एट रूम टेम्परेचर 2 एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल क्या है, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, इसीलिए थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया जाता है। ब्रोमीन जो रेड कलर का होता है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, बट मर्क्यूरी क्या है, मेटल है। तो ये पता होना चाहिए, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट दिस इज ए नॉन मेटल। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, कभी कभी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी बुक को आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। फिर एट ए टेम्परेचर हायर, स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, कौन कौन से हैं, वो है कैल्शियम एंड गैलियम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये वाला 6th एंड 7th पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी सब तो बहुत इजी है। अब लास्ट जो टॉपिक हम लोग आ जाते हैं वो है कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड बेसिकली इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये दो और या दो अधिक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं कंपाउंड बेसिकली, जैसे कि CH4 मीथेन, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, ये सारे क्या है कंपाउंड्स है। ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक है, CO2, ठीक है, ये क्या है सारे कंपाउंड्स हैं। तो दीज सब्सटेंसेस कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और इनका जो रेशियो है वो मीथेन में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का 1:4, NaCl में 1:1, यहाँ पर हाइड यहाँ पर 2:1। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो काफी फिक्स है। ठीक है, लेकिन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन काफी क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, आग लग जाता है। और ऑक्सीजन क्या है, वो भी सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, वो भी आग लगाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं H2O, तो ये क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। तो देख सकते हैं कि जो कंपाउंड है उसका प्रॉपर्टी और जो इंडिविजुअल एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा अलग अलग है। इस लाइन का यही मतलब है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो एग्जांपल देख सकते हैं। और हम लोग मिक्सचर एंड कंपाउंड का भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि elements or compound just mix together to form a mixture and no new compound is formed। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट कंपाउंड सब मिक्स हो जाते हैं, कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। लेकिन एलिमेंट्स कंपाउंड के केस में क्या होता है, एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। अब मिक्सचर इज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन कोई फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे मैंने बताया CH4, तो CH मीथेन बनना है तो ये से ही बनेगा। CH3 में मीथेन नहीं बनेगा, वो दूसरा मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, वाटर के लिए H2O ही होगा, H2O2 नहीं होगा। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये नहीं होगा। H2O ही होगा। फिर मिक्सचर क्या है, तीसरा पॉइंट है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टी सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीजों से मिलकर बना है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, जो मैंने अभी बताया कि टोटली डिफरेंट होता है। फिर मिक्सचर में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल प्रोसेस। कोई भी हम लोग फिजिकल प्रोसेस से, जैसे हम लोग बताया फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस सब से प्रोसेस हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, बट हाँ केमिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हम लोग H2O के अलग अलग एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं। H2O को H+ और OH- आयंस में हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं होगा, लेकिन केमिकल प्रोसेस से हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये काफी अच्छे से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो उम्मीद है इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे जो पॉइंट्स थे जो भी आपके एनसीईआरटी में मैंने कवर कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा है ना, इसमें सेकंड पार्ट में, ये तो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, अलग अलग टाइप के सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। एंड और एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मैं क्लास 9th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स का। तो उसके जो लिंक्स है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस मैं तीनों ही कवर कर रहा हूँ। क्लास 10th के लिए भी मैं सारा कवर कर चुका हूँ, क्लास 9th के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।